हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज नेहा शर्मा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चर सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैकग्रेगर एंड रेनेसिस लाइकर्ट। और इन्होंने जो भी थ्योरी दी थी या इनके जो भी थॉट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से ना हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें और इनकी जो मेन बुक्स है उनको याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जो डगलस मैकग्रेगर हैं वो जो थे वो एक अमेरिकन मैनेजमेंट प्रोफेसर थे और थे एक साइकोलॉजिस्ट। वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने एक काम के लिए जिसका नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, जो कि 1960 में उन्होंने लिखा। क्या? द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, जो कि 1960 में लिखा। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। और इनका कोर कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी जिसे हम थ्योरी X एंड थ्योरी Y कहते हैं। और ये दर्शाता है कि जहां पे हम काम करते हैं एक वर्क प्लेस पे, वहां पे किस प्रकार से दो डिफरेंट नेचर वाले जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि थ्योरी X एंड थ्योरी Y जो थी वो किस संदर्भ में थी और ये किसने दी थी। तो आपने क्या आंसर करना है? डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, तो अब इनकी थ्योरी X क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। तो थ्योरी X एक अथॉरिटेरियन अप्रोच है। बेसिकली ये वो लोग हैं, इसमें अज्यूम किया है कि पीपल डिसलाइक वर्क, मतलब वो लोग जो वर्क को डिसलाइक करते हैं और जिनको फोर्स करना पड़ता है या थ्रेटन करना पड़ता है कि काम करो। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो है वो वर्कर्स लेजी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं और उनको क्या है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखना होता है। यानी आपको 24 घंटे उनके सर पे बैठ के उनसे काम करवाना पड़ता है कि ये काम करिए, ये काम करिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ये जो थ्योरी X है ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को प्रमोट करती है। ये बोलती है कि जो तुम्हारे ऊपर के लीडर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करती है कि जो तुम्हारा बॉस है उसी की चलनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसीज है ये उसके लिए सूटेबल है। तो आप समझ गए, जैसे क्लासिकल जो थ्योरी थी वो ज्यादातर इसी पे बेस्ड थी। अब हम बात करेंगे थ्योरी Y की। थ्योरी Y एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच है। ये मानता है कि पीपल यानी जो वर्कर्स होते हैं या लोग होते हैं वो वर्क को जो है वो नेचुरली देखते हैं और वो खुद भी काम कर सकते हैं। बेसिकली मतलब वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे उनके सर पे बैठना पड़ेगा, नहीं, वो खुद भी काम कर सकते हैं और वो उनमें इतना रीजन होता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो स्वयं से भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये मानता है कि वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। ऊपर वाला सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता था, लेकिन थ्योरी Y जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप को प्रमोट करती है और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को भी जो है वो प्रमोट करती है, एनकरेज करती है। ठीक है, और ये जो है वो ये मतलब बेसिस है किसके लिए? बेसिस फॉर मॉडर्न ह्यूमन रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। करंट टाइम पे जो कंपनीज होती हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ज्यादातर ये थ्योरी Y वाली अप्रोच जो है वो फॉलो करती है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, और इसको आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मोटिवेशनल थ्योरीज और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अगले थिंकर की। मतलब जो डगलस मैकग्रेगर थे उनके बारे में इतना ही जो है वो UGC नेट एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि थ्योरी X में मतलब वर्कर्स क्या करते हैं और Y में क्या करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो इनकी बुक है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1960 में लिखी गई थी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे रेनेसिस लाइकर्ट की। ठीक है, तो रेनेसिस लाइकर्ट जो थे उनका मेन कंसर्न था कि हम मैनेजरियल एफिशिएंसी जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। हम मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे अचीव कर सकते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। हम कैसे अपनी मैनेजमेंट को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, वो भी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जो कि 1903 से 1981 तक रहे। और ये बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए? लाइकर्ट स्केल या लिकर्ट स्केल, जो भी आप इसको कहते हैं, उसके लिए। और इन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम्स थ्योरी भी दी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लिकर्ट स्केल क्या है। आप जब मुझे याद नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड है वो या फिर कोई और यूनिट है, बट उसमें लिकर्ट स्केल का जिक्र आता है कि लिकर्ट स्केल क्या होता है। तो
आपके सामने एक स्केल दिया जाता है। जब कभी आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे भी कोई सर्वे वगैरह लेते हैं ना, तो एक स्केल बना होता है कि वेरी टोटली डिसअग्री, फिर बीच में एक मॉडरेट सा आंसर आएगा, फिर आगे अग्री, फिर स्ट्रांगली अग्री। तो ये लिकर्ट स्केल है, जहाँ पे एक साइड से दूसरी साइड तक आप जाते हैं। एक टोटल एक्सट्रीम होता है, दूसरा उसके ऑपोजिट में टोटल एक्सट्रीम होता है, ठीक है। तो लिकर्ट ने जो है वो 4 मैनेजमेंट के सिस्टम बताए हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बार इससे जो है वो क्वेश्चन पूछने की जो है वो मतलब चांसेस रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था? पहला था एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। इसमें क्या है? इसमें फेयर बेस्ड मोटिवेशन दी जाती है एक वर्कर को, डरा धमका के उसको जो है वो वैसे उस सेंस में नहीं, पर उसको डराया जाता है एकदम कि आपने ये काम करना है, सुबह तक मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो वैसे उसको उस तरीके से मोटिवेशन देने की कोशिश की जाती है। ऑटोक्रेटिक होता है, और सबॉर्डिनेट्स में इसमें कोई ट्रस्ट नहीं होता है। क्या नाम है इसका? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, ठीक है। सेकेंड है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। इसमें क्या है? ये ऊपर वाले से थोड़ा सा ठीक है, इसमें कुछ रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन स्टिल ये टॉप डाउन अप्रोच है, यानी ऊपर बॉसेस तुमको कंट्रोल करेंगे, नीचे तुम कंट्रोल होगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आर कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव में क्या? वर्कर्स को कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेट सा ट्रस्ट होता है उनमें, और ये थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन होता है इसमें, मतलब उनसे पूछा जाता है, उनसे उनकी राय ली जाती है कि बताइए आप इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। थोड़ा उन पर ट्रस्ट दिखाया जाता है। पार्टिसिपेटिव ग्रुप में क्या है? हाई ट्रस्ट होता है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, उनसे पूछ के आंसर्स लिए जाते हैं, उनके भी व्यूज जो है वो डिसीजन में जो है वो मतलब वो किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं, ध्यान में रखे जाते हैं बेसिकली। और वर्कर्स क्या करते हैं? इसमें फुल पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, ठीक है। इसमें जो सिस्टम 4 है, जिसका नाम है पार्टिसिपेटिव ग्रुप, वो एक आइडियल मॉडल है अकॉर्डिंग टू रेंसिस लाइकर्ट, क्योंकि ये क्या है? ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है और हाई प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिकर्ट स्केल क्या था उनका। ये एक साइकोमेट्रिक स्केल था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि एटीट्यूड मेजर करने के लिए जो है वो सर्वेज में यूज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसअग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया। सोशल साइंसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और यूजीसी नेट के लिए की पॉइंट्स क्या हैं आपके, कि रेंसिस लाइकर्ट की थ्योरी जो है वो लीडरशिप, मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे फोकस करती है। ये डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं, और कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आगे जो मॉडर्न पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट बनी, जो आई उसकी थ्योरीज, ये वाली थ्योरी उसके लिए एक बेस बनाती है, एक फाउंडेशन बनाती है, ठीक है। और मेजर वर्क्स क्या क्या है लाइकर्ट के, वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपसे क्रोनोलॉजी से पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे पूछे जा सकते हैं कि न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट किसने लिखी। अब जैसे ये जो 3rd बुक है इनकी, अब आप सोचेंगे कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में तो फॉलेट ने कहा है, तो फॉलेट इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं। इसीलिए इनकी बुक्स अच्छे से याद होनी चाहिए। पहला है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1961 में, फिर है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967 में, एंड न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट 1976 में। तो ये किताबें आपने एज इट इज याद रखनी है। इसी के साथ हमारा जो है वो ग्रेगर एंड लाइकर्ट खत्म होते हैं। आप लोगों को लगेगा कि यार इसको तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो पक्का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इंपॉर्टेंट होंगे, बट ट्रस्ट मी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और 1-2 क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं, और वो जो मैक्सिमम बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और फिर यहीं से मेरिट डिसाइड होती है, वो 1-2 नंबर की जो लास्ट में होती है, कि एक जिन्होंने जो पढ़ के गए होते हैं और जो आंसर करके आ जाते हैं उनका हो जाता है, और बाकियों का नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है वो छोड़ने नहीं होते हैं, उनको अच्छे से करना होता है। और इसी के साथ चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।